नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के उस पन्ने पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं जो महज एक परिचय नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे संविधान का दर्शन है, उसकी आत्मा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल की। बिल्कुल, इसे संविधान की कुंजी भी कहते हैं और कुछ लोग तो इसे पहचान पत्र भी कहते हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम सिर्फ प्रस्तावना के शब्दों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी, उनके मतलब और उनके कानूनी दांव पेच को समझेंगे। हम ये देखेंगे कि ये खूबसूरत शब्द असल में कितनी ताकत रखते हैं। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य यही समझना है कि ये महज कुछ सुंदर शब्दों का मतलब एक संग्रह नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर हमारे पूरे देश का ढांचा खड़ा है। ये हमें बताती है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में क्या बनना चाहता था और आज भी क्या बनने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये प्रस्तावना बनी कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, इसकी नींव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रखी गई थी। जी और ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। नहीं, इसके पीछे गहरा मतलब भी है ना। बहुत गहरा मतलब है। सोचिए, भारत अभी आजाद भी नहीं हुआ है, बंटवारे की तलवार लटक रही है और उस उथल-पुथल के माहौल में नेहरू जी ये संकल्प पेश कर रहे हैं। वो एक तरह से पूरी दुनिया को संदेश दे रहे थे कि आजाद भारत कैसा दिखे है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक घोषणा थी, एक इरादा था। मतलब ये कि हम एक संप्रभु, गणतांत्रिक और सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता देने वाला देश बनाएंगे। एकदम। इसने संविधान सभा को एक नैतिक कंपास दे दिया, एक दिशा दे दी। वाह, तो ये एक तरह से बनने वाले संविधान का ब्लूप्रिंट था। और फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से अपना लिया। हाँ, और यही आगे चल के हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो हमारे स्रोत बताते हैं जी, कि प्रस्तावना का जो विचार है, द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया, लेकिन उसकी भाषा पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। सही। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। वो किसी एक विचारधारा में मतलब बंधे नहीं थे। उन्होंने दुनिया भर से अच्छे विचारों को लिया और एक मजबूत भारतीय ढांचा तैयार किया। चलिए अब प्रस्तावना के शब्दों पर आते हैं। इसकी जो पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगती है भी। लेकिन क्या सच में संविधान सभा के वो कुछ 100 लोग पूरे देश की इच्छा को दर्शा रहे थे? इस पर उस समय कोई विवाद नहीं हुआ? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और आलोचक ये बात कहते भी हैं कि संविधान सभा सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी। तो फिर? लेकिन इसका जवाब खुद इस पंक्ति में छिपा है। हम भारत के लोग लिखकर संविधान निर्माताओं ने साफ कर दिया कि शक्ति का अंतिम स्रोत कोई राजा, कोई संसद या कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि भारत की जनता है। बिल्कुल। उन्होंने ये संविधान किसी और को नहीं बल्कि खुद को दिया है। ये एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत शक्तिशाली घोषणा है। ये कहती है कि सरकारें और कानून जनता के अधीन है, जनता उनके अधीन नहीं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। इस पंक्ति के बाद प्रस्तावना भारत के चरित्र को 5 शब्दों में बताती है। जी, हमारे स्रोत में इसे याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी है, SSSDR। हाँ, SSSDR यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। बिल्कुल। आइए एक एक करके इनके मतलब को समझते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरन। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। हम पर किसी और देश का कोई दबाव नहीं है। हम कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, लेकिन अपनी मर्जी से। ठीक है। और अगले 2 शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, इनकी कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, ये तो मूल प्रस्तावना में थे ही नहीं। सही पकड़ा आपने। जी, यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ आता है। ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जुड़े गए। इमरजेंसी के दौर में। हाँ, इमरजेंसी के दौर में। तो ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं थे, बल्कि उस समय की राजनीति और विचारधारा को संविधान में अंकित करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी, जिस पर आज भी बहस होती है। तो समाजवादी शब्द जोड़ने का क्या मतलब था? क्या भारत एक कम्युनिस्ट देश बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है। भारत का समाजवाद सोवियत संघ जैसा राजकीय समाजवाद नहीं है। अच्छा।
यहाँ उत्पादन के सारे साधन सरकार के हाथ में नहीं होते। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारों का एक मिला-जुला रूप है। तो इसका मकसद क्या है? टी को खत्म करना। और पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर का मतलब? पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और ना ही किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा। इसमें और पश्चिमी सेक्युलरिज्म में भी तो फर्क है ना? बहुत बड़ा फर्क है। पश्चिम में राज्य और धर्म के बीच एक दीवार है, वो एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते। भारत में राज्य का नजरिया सकारात्मक है, मतलब राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा और उन्हें संरक्षण भी देगा। ठीक है, तो सॉवरन, सोशलिस्ट और सेक्युलर ये तो देश के चरित्र को बताते हैं, लेकिन देश चलेगा कैसे, सरकार कैसे बनेगी? यहीं पर लोकतंत्र और गणराज्य का कॉन्सेप्ट आता होगा? एकदम सही। अगला स्तंभ है लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक। इसका मतलब तो सीधा है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है, जहां हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जी, हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करते हैं। और आखिरी स्तंभ है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि देश का प्रमुख यानी हमारे राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, पद तक पहुंच सकता है। तो ये हो गए भारत की प्रकृति को बताने वाले 5 स्तंभ। इसके बाद प्रस्तावना 4 महान उद्देश्यों की बात करती है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। बिल्कुल, और ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें से आप एक को भी हटा दें तो बाकी अधूरे रह जाते हैं। तो सबसे पहले है न्याय, जस्टिस। हाँ, और ध्यान दीजिए, प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसकी प्रेरणा 1917 की रूसी क्रांति से ली गई है। और इसमें क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ, सामाजिक न्याय सबसे पहले आता है। बिल्कुल। इसका अर्थ है कि जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। और आर्थिक न्याय? आर्थिक शिक्षा न्याय सेवा का YouTube लक्ष्य चैनल में है आपका स्वागत है। आय और संपत्ति के असमानता को दूर करना। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिले, जैसे वोट देने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार। जी। न्याय के बाद आता है स्वतंत्रता, लिबर्टी। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। और ये स्वतंत्रताएं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए अनिवार्य हैं। मतलब अगर लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं होगी तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सही कहा। लेकिन ये स्वतंत्रता असीमित भी नहीं है, इस पर संविधान में उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बिना समानता अधूरी है। और यहीं पर तीसरा उद्देश्य आता है, समता यानी इक्वालिटी। हाँ, संविधान 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है: प्रतिष्ठा की और अवसर की। मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं और सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। और इसका आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। जी, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। और चौथा और अंतिम उद्देश्य है बंधुता, फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारे की भावना। ये शायद सबसे जरूरी है, खासकर भारत जैसे विविधता वाले देश में। निश्चित रूप से। बंधुता के 2 लक्ष्य हैं। पहला, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को सुनिश्चित करना, और दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। यहाँ भी एक शब्द बाद में जोड़ा गया था, अखंडता। हाँ, इंटेग्रिटी। यह शब्द भी मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे भी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के साथ 1976 में 42वें संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। तो हमने ये महान शब्द और आदर्श तो समझ लिए, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब इन आदर्शों का सामना संसद की ताकत से हुआ। सवाल ये उठा कि क्या ये शब्द सिर्फ खूबसूरत विचार हैं या इनके कोई कानूनी दांत भी हैं? और क्या कोई सरकार इन्हें बदल सकती है? हाँ, यहीं से सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच एक ऐतिहासिक टकराव की कहानी शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये संविधान के इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय है। तो पहला सवाल, क्या प्रस्तावना को अदालत में लागू कराया जा सकता है? इसका जवाब 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस में मिला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसेबल। मतलब
मतलब आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर अदालत जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार मुझे आर्थिक न्याय नहीं दे रही है इसलिए इसे लागू करें। ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, पर सीधे तौर पर कानून की तरह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसे सीधे लागू नहीं करा सकते, लेकिन क्या इसे बदला जा सकता है? क्या संसद इसमें संशोधन कर सकती है? यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1960 के मशहूर बेरूबाड़ी यूनियनवाद से। अच्छा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और कोर्ट ने कहा नहीं। क्या नहीं? जी, कोर्ट शिक्षा ने सेवा कहा कि YouTube चैनल में प्रस्तावना आपका स्वागत है। संविधान का अंग नहीं है, बल्कि यह सिर्फ संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। और क्योंकि यह संविधान का हिस्सा ही नहीं है, तो संसद इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। अगर इस संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो इसे शुरू में क्यों रखा गया? बिल्कुल। और अगर इसमें संशोधन नहीं हो सकता तो फिर 1976 में वो 3 शब्द कैसे जोड़े गए? सही सवाल। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। 13 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा केस। 13 जजों की आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बेरुबारी वाले फैसले को पलट दिया। मतलब उन्होंने मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। हाँ, कोर्ट ने माना कि ये संविधान का वो कंपस है जो बताता है कि देश को किस दिशा में जाना है, और कंपस को जहाज से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो इसका मतलब संसद अब प्रस्तावना में कुछ भी बदलाव कर सकती थी? वो लोकतंत्र शब्द को हटाकर राजतंत्र भी कर सकती थी? नहीं, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया। अच्छा। संशोधन का अधिकार तो दिया, लेकिन साथ में एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी, जिसे कहते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मूल ढांचे का सिद्धांत। जी, कोर्ट ने कहा कि संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के उन मूल तत्वों को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती जिन पर पूरा संविधान टिका है, और प्रस्तावना में लिखे महान आदर्श उसी मूल ढांचे का हिस्सा है। तो ये मूल ढांचा क्या है? क्या इसकी कोई लिस्ट है? नहीं, और शायद यही इस सिद्धांत की खूबसूरती और ताकत है। कोर्ट ने इसे कहीं परिभाषित नहीं किया है, इसे खुला छोड़ा गया है, ताकि समय के साथ न्यायपालिका इसकी व्याख्या कर सके। जैसे 1994 के एसआर बोम्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघवाद और पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, और इन्हें कोई भी सरकार संशोधन करके हटा नहीं सकती। तो ये सिद्धांत एक तरह से संसद की शक्तियों पर ब्रेक का काम करता है। बिल्कुल, एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो संक्षेप में हमने प्रस्तावना की यात्रा को देखा, उद्देश्य संकल्प से लेकर उसके अंतिम रूप तक। हमने उसके 5 स्तंभों और 4 महान उद्देश्यों को समझा, और फिर संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्ति के संतुलन की इस दिलचस्प कहानी को भी देखा। जी हाँ, ये वाकई संविधान का सार है। और इसी महत्व को समझते हुए कई बड़े विद्वानों ने प्रस्तावना को बहुत सुंदर नाम दिए हैं। जी हाँ, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ऑनेस्ट बाकर ने इसे संविधान की कुंजी, कीनोट कहा, ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा माना, और N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड कहा। जी, ये कथन दिखाते हैं कि प्रस्तावना शिक्षा सिर्फ सेवा एक YouTube शुरुआती चैनल में पन्ना आपका नहीं, स्वागत है। बल्कि पूरे संविधान का दर्शन है। अंत में एक बहुत ही सुंदर विचार है जो हमारे स्रोत में भी दिया गया है। संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं, ये देश की आत्मा है। और इसी से जुड़ा एक विचार हम सभी के लिए है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे महान आदर्शों का वादा किया गया है। ये एक वादा है जो 1950 में हमसे किया गया था। आज हमें यह सोचना चाहिए कि एक नागरिक और एक समाज के रूप में हम इन वादों को पूरा करने में कहाँ तक सफल हुए हैं, और भविष्य में इन आदर्शों को सिर्फ किताबों से निकालकर ज़मीनी हकीकत में बदलने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।